कहानी की शुरुआत होती है सैम नाम के एक आदमी से, जिसकी जब आंख खुली तो उसने खुद को एक सीलन भरे कमरे में बंद पाया, लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। आखिरी बात जो सैम को याद है वो अपने दोस्त के साथ अपनी बेटी के जन्मदिन पर जा रहा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और उसका दोस्त जैसे ही पब्लिक फोन पर किसी से बात करने अंदर गया, इतने में सैम को किसी ने किडनैप कर लिया। उसका दोस्त बाहर आया तब वो उसे मिला ही नहीं। होश आते ही उसने घबरा कर चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। ना तो वहाँ कोई खिड़की थी, ना ही निकलने का रास्ता। दरवाजे के नीचे बस एक छोटा सा सुराख बना हुआ था, जिसमें से एक प्लेट में उसका खाना अंदर सरका दिया जाता। सैम ने दरवाजे पर मुक्के मारे और चीखने लगा कि मुझे यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्या गलती है मेरी। पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। ना तो उसे किसी इंसान का चेहरा दिखा और ना ही अंदाजा हुआ कि उसके साथ ये घिनौना खेल कौन रहा है। उस काल कोठरी में वक्त धीरे धीरे रेंगने लगा। बीच बीच में दीवारों से एक अजीब सा गैस जैसा धुआं निकलता। उस धुएं के सैम के शरीर में जाते ही सैम बेहोश हो जाता। जब आंख खुलती तो कोई उसके बाल काट चुका होता, दाढ़ी सेट कर दी गई होती और उसके कपड़े तक बदल जाते। देखते ही देखते इसी तरह पूरा एक साल गुजर गया। इस बार जब धुआं उठा और सैम बेहोश हुआ तो अंदर आए हुए लोगों ने सिर्फ उसके बाल नहीं काटे, बल्कि उसके शरीर से खून का एक सैंपल भी लिया और वो ग्लास भी उठा ले गए जिसमें वो रोज पानी पीता था। अब वो इन चीजों का क्या करेंगे ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। अब सैम के कमरे में दुनिया से उसे जोड़े रखने वाला सिर्फ एक ही जरिया बचा था, एक पुराना टीवी। एक दिन उसके ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज चली जिसमें बताया गया कि एक औरत का बेहद बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और स्क्रीन पर उस औरत की तस्वीर देखते ही सैम के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की पत्नी थी। आगे न्यूज में जो खुलासा हुआ उसने सैम को अंदर तक तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक वो पिछले एक साल से घर से गायब था। अपनी पत्नी से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी और वो एक नंबर का शराबी भी है। सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि कत्ल की जगह से कातिल का खून और एक ग्लास मिला, जिस पर मौजूद डीएनए से ये साफ हो गया कि ये सब कुछ सैम ने किया है। ये सब देखकर सैम अंदर से मानो मर सा गया, क्योंकि किसी ने उसे इतने समय से कैद तो कर ही रखा था। अब तो उस शख्स ने सैम की पत्नी को मारकर उसका इल्जाम भी सैम के सर पे मर दिया था। इस गम और घुटन से हार कर उसने सब कुछ खत्म करने की कोशिश की, पर उसे कैद करने वालों को उसकी मौत भी मंजूर नहीं थी। इसीलिए वो फौरन अंदर आए, उसका इलाज किया और उसे जिंदा रखा। इससे सैम को एक डरावनी बात समझ आई कि उसका मरना जीना अब किसी और के हाथ में है। उस तन्हाई में सैम ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिल रही है। वो नोटबुक्स के अंदर अपनी जिंदगी की ऑटोबायोग्राफी लिखने लगा और उसने हर वो पल लिखा जहां उसने जाने अनजाने में किसी को दुख पहुंचाया हो। वो अपने पोटेंशियल दुश्मनों के नाम लिखता गया, लेकिन किसी पर उंगली नहीं रख पाया। इस कैद ने उसे अंदर से पूरी तरह बदल दिया था। उसके अंदर अब बदले की आग जल रही थी। वो टीवी पर मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग के मैच देखता और उसी कमरे की दीवारों पर मुक्के मार कर लड़ाई सीखता। उसके हाथों से निकलते खून से दीवारें लाल होती गई, पर वो कभी नहीं रुका। हर गुजरते साल के साथ वो सुई से अपने हाथ पर एक लकीर गोदता गया, ताकि उसे याद रहे कि वो इस नर्क में कितने साल काट चुका है। एक दिन उसने गौर किया कि उसे रोज बस एक ही चीज परोसी जाती है, तले हुए डम्पलिंग्स, और हर बार लकड़ी की चॉपस्टिक्स भी दी जाती हैं। यहीं से उसका दिमाग चला और उसने रोज चॉपस्टिक्स को छुपा कर जमा करना शुरू कर दिया। फिर वो उन्हीं से उस प्राइवेट जेल की दीवार खुरचने लगा, ताकि अंदर एक सुरंग खोद सके। उसकी उंगलियां छिल जाती, चॉपस्टिक्स टूट जाती, लेकिन हिम्मत कभी नहीं टूटी। वक्त रेत की तरह फिसलता गया। 1 साल, फिर 5 साल, फिर 10 साल, और देखते ही देखते पूरे 15 साल गुजर गए। आज उसके हाथ पर 15 लकीरें बन चुकी थी और आज ही उसकी सुरंग पूरी हुई। आखिरी ईंट निकालते ही बाहर से ठंडी हवा उसके चेहरे से आ टकराई। उसने हाथ बाहर निकालकर हथेली में बारिश का पानी जमा किया और उसे पी लिया। 15 साल बाद उसने आजादी के पानी का स्वाद चखा था। उसने खुद से कहा कि बस 1 महीने में वो सुरंग चौड़ी करेगा और उस इंसान के टुकड़े कर देगा जिसने उसके साथ ऐसा किया है। लेकिन बाहर झांकते हुए उसे एक कड़वा सच पता चला, क्योंकि वो किसी ग्राउंड फ्लोर पर नहीं था, बल्कि उस बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर कैद था, जहाँ से कूदने का मतलब सीधा मौत होगा। फिर उसने तय किया कि चाहे जान चली जाए, निकल के तो रहेगा वो। तभी कमरे में वही धुआं उड़ने लगा और सैम फर्श पर गिर पड़ा। पर इस बार उसके बेहोश होते ही कमरे में एक औरत दाखिल हुई जो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकती थी। उसने उसे हिप्नोटाइज करके उसके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया
और फिर कान में फुसफुसाई कि तुम्हारे चारों तरफ एक हरा भरा मैदान है। इसके बाद उन लोगों ने उसके बेहोश जिस्म को एक बड़े सूटकेस में ठूसा और किसी अनजान जगह फेंकने ले गए। होश में आने पर सैम ने सूटकेस खोलकर बाहर कदम रखा और देखा कि वो एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा हुआ था। 15 साल एक ही कमरे में काटने के बाद आज वो खुले आसमान के नीचे आ गया, लेकिन ये आजादी उसे किसी काम की नहीं लगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर में वो अपनी पत्नी का कातिल बन चुका है, जो 15 साल से पुलिस से भागता फिर रहा था। ना घर ना ठिकाना, वो बस पागलों की तरह सड़कों पर भटकने लगा। भटकते भटकते वो एक जगह बैठकर कांच के एक बड़े एक्वेरियम में तैरती हुई मछलियों को देखने लगा। तभी पीछे से एक अनजान आदमी आया और उसने सैम को एक मोबाइल फोन और नोटों से भरा एक वॉलेट थमा दिया। सैम कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बोला कि मुझसे कुछ पूछना मत, क्योंकि मैं खुद कुछ नहीं जानता। इतना कहते हुए वो वहाँ से गायब हो गया। भूख से बेहाल सैम पास के एक रेस्टोरेंट में चला गया, जहाँ एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की काम कर रही थी। उसने सैम को गौर से देखते हुए पूछा कि आप यहाँ पे अक्सर आते हो क्या? उसके मना करने पर वो बोली कि पता नहीं क्यों आप मुझे थोड़े जाने पहचाने से लगते हो। सैम ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसने भी कहा कि मुझे भी तुम जानी पहचानी लग रही हो। तभी उसकी जेब में रखा वो नया फोन बजने लगा और उठाते ही दूसरी तरफ से एक ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई दी। उसी शख्स की आवाज जिसने 15 साल उसे कैद में रखा। सैम ने भी गुस्से में पूछा कि तू है कौन और तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उधर से जवाब आया कि तुम खुद सोचकर नाम बताओ। और सैम ने अपने लिखे हुए वो सारे नाम गिनाने शुरू कर दिए जिन जिन पर उसे शक था, पर वो आदमी हंसकर बोला कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ। सैम चीख पड़ा कि फिर तू है कौन, बता मुझे। उस आदमी ने सुकून से कहा कि मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि मैंने तुझे कैद क्यों किया। स्कूल खत्म होने से लेकर आज तक की अपनी पूरी जिंदगी पर एक नजर डालो, क्योंकि तुम्हारा होमवर्क यहीं से शुरू होता है। और मेरी एक बात याद रखना कि चाहे रेत का छोटा सा कण हो या भारी पत्थर, पानी में फेंकने पर दोनों एक ही तरह डूबते हैं। सैम ने पूछा कि तूने ही मुझे उस छत पर हिप्नोटाइज करवाया था ना? लेकिन सामने वाले ने बस मुस्कुराते हुए इतना ही कहा कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, जल्दी करो मुझ तक पहुंच जाओ। इसके बाद फोन कट गया और सैम गुस्से से बस तिल मिलाता रह गया। थोड़ी देर बाद उसने खाना ऑर्डर किया और उस लड़की ने, जिसका नाम मिया है, उसके लिए सुशी लाकर रख दी। दोनों ने थोड़ी बातचीत की और लड़की ने जैसे ही सैम के हाथ को छुआ, सैम को चक्कर आया और वो गिरकर बेहोश हो गया। आंख खुलने पर सैम ने खुद को एक अनजान पर आरामदायक घर में पाया, जो उसी लड़की मिया का था। उठते ही उसने देखा कि मिया सोफे पर बैठकर उसकी वही खुद लिखी हुई कॉपीज पढ़ रही थी। गुस्से में उसने झपट कर अपनी कॉपी छीन ली, लेकिन तब तक मिया लगभग सब कुछ पढ़ ही चुकी थी और अब उसे सैम की पूरी दर्दनाक कहानी पता चल गई थी। अब सैम की जिंदगी में सिर्फ 2 ही मकसद बचे थे। पहला अपनी बेटी को ढूंढना, जिसे वो 15 साल पहले पीछे छोड़ आया, और दूसरा उस दरिंदे को मौत के घाट उतारना जिसने उससे 15 साल छीन लिए उसकी जिंदगी के। अगले दिन मिया ने रिपोर्टर बनकर उसके एक पुराने जानकार से बेटी की जानकारी निकाल ली, जिससे पता चला कि सैम की पत्नी की मौत के बाद उस अनाथ बच्ची को एक फॉरेन कपल ने गोद ले लिया और फिर वो उसे दूसरे देश में ले गए। इसके बाद मिया ने सैम को बताया कि तुम्हारी बेटी पूरी तरह महफूज है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी अभी बात करवा सकती हूँ और तुम्हें कम से कम एक बार अपनी पत्नी की कब्र पर जाना चाहिए। लेकिन सैम का दिल अब पत्थर का बन चुका था, इसलिए आंसू बहाते हुए भी उसने सीधा कहा कि जब तक मैं अपनी पत्नी के असली कातिल को ढूंढकर उसे नंगे हाथों से नहीं मार देता अपने, तब तक मैं अपनी बेटी से बात करने लायक और उसकी कब्र पर जाने लायक बिल्कुल नहीं हूँ। भारी मन से अपनी बेटी के ख्याल को मिटाते हुए उसने अपना पूरा ध्यान उस मास्टरमाइंड पर टिका दिया। लेकिन बात यह है कि उसे ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि सैम को तो ये तक नहीं पता कि वो किस शहर, किस बिल्डिंग में कैद हुआ था। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उन डम्पलिंग्स का स्वाद उसे अच्छे से याद है, क्योंकि पूरे 15 साल तक उसने सिर्फ एक चीज खाई है। अगर वो उस रेस्टोरेंट तक पहुंच गया तो वो डिलीवरी वाले लड़के के जरिए उस जेल तक भी पहुंच जाएगा। इसके बाद एक पागल कर देने वाला सफर शुरू हुआ, जिसमें उसने शहर के सभी रेस्टोरेंट्स में जाकर वहां के तले हुए डम्पलिंग्स चखे। आखिरकार एक दिन रेस्टोरेंट में डम्पलिंग चबाते ही उसकी आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये वही स्वाद था। सैम चुपचाप वहां के डिलीवरी बॉय के पीछे चल पड़ा, जो तंग गलियों से होता हुआ एक पुरानी वीरान बिल्डिंग में घुस गया। ये बिल्कुल वही जगह निकली, लेकिन ये कोई सरकारी जेल नहीं थी। यहाँ तो अंडरवर्ल्ड के लोग किसी से भी पैसे लेकर बिना किसी सरकारी रिकॉर्ड के सालों तक किसी को बंद रख सकते थे। सैम का गुस्सा सारी हदें पार कर गया। उसने एक हथौड़ा उठाया और सीधा वार्डन के कमरे में जा पहुंचा। उस आदमी ने उसे पहचाना तक नहीं, लेकिन सैम हथौड़े से उसके दांत उखाड़ते हुए चिल्लाया कि बता, पैसे देकर मुझे 15 साल
तक किसने कैद में रखा? दर्द से तड़पते हुए उस आदमी ने कहा कि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा भाई, वो तो सिर्फ फोन पर बात करता था, लेकिन उसकी आवाज की एक कैसेट मेरे पास पड़ी हुई है। इस पर सैम ने पूछा कि उसने कोई वजह बताई थी मुझे यहाँ रखने की? तो वार्डन ने कहा कि उसने बस इतना कहा था कि तू बहुत ज्यादा बोलता है। सैम वो कैसेट छीन कर निकलने लगा, पर तभी कॉरिडोर में उसका रास्ता रोकने के लिए 20-25 खूंखार गुंडे आ खड़े हुए। पर वो ये नहीं जानते थे कि 15 साल उसी जेल की दीवारों पर खून बहाकर सैम ने खुद को एक जिंदा हथियार में बदल लिया था। वो अपना हथौड़ा लेकर उनके ऊपर किसी जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा। उसने खुद भी मार खाई और पीठ पर चाकू तक घोंप दिया गया, लेकिन उसने अकेले ही उन सबको ढेर कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो सड़क पर लड़खड़ाते हुए थोड़ी दूर गया, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी एक अनजान आदमी ने उसे उठाकर एक टैक्सी में बिठाया और ड्राइवर को मियाँ के घर का पता बता दिया। आधी बेहोशी की हालत में सैम ने उसे थैंक यू कहा, पर उस आदमी ने झुककर उसके कान में फुसफुसाया, गुड बाय सैम मिलर। ये उसका पूरा नाम था और सामने वाले को ये कैसे पता? ये सुनकर उसके दिमाग में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि उसे यकीन है कि यही वो इंसान था जिसने उसे 15 साल कैद में रखा। लेकिन वो उसे पकड़ पाता उससे पहले ही टैक्सी चल पड़ी। जब उसकी आंख खुली तो वो दोबारा से मियाँ के घर पर था, जहाँ मियाँ ने उसके सारे जख्म साफ करके पट्टियां बांध दी। इस पूरे सफर में ये अकेली लड़की साये की तरह उसके साथ खड़ी रही। थोड़ा संभलते ही सैम ने वो कैसेट एक टेप रिकॉर्डर में डाल दी, जिससे कमरे में उस मास्टरमाइंड की आवाज गूंज उठी। टेप में वो बॉस से कह रहा था कि मुझे एक आदमी को 15 साल तक बंद रखना है, लेकिन ध्यान रहे कि वो अंदर पागल ना हो जाए। जिस पर वार्डन ने जवाब दिया कि इसके लिए तो रोज उसके पानी में ड्रग्स मिलाने पड़ेंगे, इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। आगे वार्डन ने जब पूछा कि इस बंदे का गुनाह क्या है, तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा कि बहुत ज्यादा बोलता है ये। यानी वार्डन की कही हुई एक एक बात बिल्कुल सच थी। अगले दिन सैम सीधा अपने दोस्त जैक के पास पहुंचा, वही जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैक अब एक साइबर कैफे चलाता था और पूरी कहानी सुनकर उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि भाई, अगर किसी ने तुझसे इतनी निजी दुश्मनी निकाली है तो वो कोई दूर का आदमी तो नहीं हो सकता, तेरे करीब लोगों में से ही कोई होगा। तभी उन्होंने मियाँ का ईमेल अकाउंट खोला, जहाँ एवरग्रीन नाम की एक आईडी से उसे एक अनजान ईमेल आया, जिसमें लिखा हुआ था कि कत्ल का जो केस तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है उससे अब तुम आजाद हो। जैक ने फौरन अपनी हैकिंग की जानकारी से उस आईडी का आईपी एड्रेस ट्रैक कर लिया, जिससे पता चला कि ये बिल्डिंग नंबर 7 रूम 407 से आया है। एक पल गवाए बिना सैम वहां जा पहुंचा और दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखते ही उसके सामने एक बेहद अमीर और शांत दिखने वाला आदमी खड़ा मिला। उसका असली नाम डेविड है और यही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। सैम ने उस पर झपटना चाहा, पर डेविड ने ठंडी आवाज में अजीब सी चुनौती दे डाली, तुम्हारे पास ठीक 5 दिन है, और अगर तुमने पता लगा लिया कि मैंने तुम्हें 15 साल तक कैद में क्यों रखा तो मैं खुद तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अगर नहीं जान पाए तो तुम्हारी प्यारी मियाँ को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा मैं। सैम का गुस्सा भड़क उठा और उसने हथौड़ा उठाकर कदम आगे बढ़ाया। तभी डेविड मुस्कुराया और अपने शर्ट का बटन खोलकर अपना सीना दिखाया, जहाँ एक मशीन लगी हुई थी। उसने बताया कि मेरी हार्ट सर्जरी हुई है और धड़कन को कंट्रोल में रखने के लिए एक पेस मेकर लगाया हुआ है यहाँ पे, जिसके लिए उसने एक खास तरह का रिमोट भी बनवा रखा है। हमला होते ही वो बटन दबाकर पेस मेकर को बंद कर देगा और उसके मरते ही सैम को कभी पता ही नहीं चल पाएगा कि उसने 15 साल नर्क में क्यों काटे, और ना ही ये कि मिया कहाँ पर है। अब सैम बेबस होकर हथौड़ा नीचे रखकर वहाँ से निकल आया और पागलों की तरह मिया को ढूंढने लगा। पता चला कि डेविड के आदमियों ने उसे उसी जेल के वार्डन के हवाले कर दिया है, इसलिए जान की बाजी लगाकर वो वहां पहुंचा। लेकिन इस बार वो खुद गुंडों के चंगुल में फंस गया और वार्डन ने अपने दांतों का बदला लेते हुए उसे बेरहमी से टॉर्चर किया। तभी डेविड का एक आदमी नोटों से भरा ब्रीफकेस लेकर आया और बोला कि ये पैसे रख लो और इन दोनों को जाने दो, जिस पर लालच में अंधा होकर वार्डन मान गया। बाहर निकलते हुए सैम ने पलटकर बॉस को घूरा और कहा कि तेरा वो जो गंदा हाथ मेरी मियाँ को छुआ है ना, एक दिन मैं उसे काट दूंगा। इस पर वार्डन ने अकड़कर जवाब दिया कि उससे पहले मैं तेरी जबान काट लूंगा साले। इसके बाद दोनों किसी अनजान शहर की तरफ निकल गए। इस पूरे सफर में उन दोनों के बीच एक गहरा प्यार पनप चुका था और उस रात दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। पर अगली सुबह जागने पर कमरे में एक पार्सल का बॉक्स रखा मिला और सैम ने जैसे ही उसे खोला उसने देखा कि अंदर उसी जेल के वार्डन का कटा हुआ हाथ पड़ा था। हाथ काटने वाली धमकी तो सिर्फ उन दोनों के बीच में हुई थी, तो फिर डेविड को इसकी खबर कैसे लगी? मतलब साफ था
था कि वो उसकी एक एक बात सुन सकता था। सैम ने फौरन अपने जूते चेक किए और उसके अंदर उसे एक ट्रांसमीटर मिला, जिसको उसने गुस्से से कुचल कर फेंक दिया। अब उसे समझ आ गया था कि डेविड कोई मामूली दुश्मन नहीं है, इसलिए सैम ने इंटरनेट पर एवरग्रीन नाम से चलने वाली हर एक वेबसाइट खंगालनी शुरू की। तभी उसकी नजर एक वेबसाइट पर पड़ी, एवरग्रीन ओल्ड बॉयज हाई स्कूल। ये वही स्कूल था जहां से वो और उसका दोस्त जैक पढ़े थे। दोनों फौरन रिकॉर्ड रूम पहुंचे, जहां पुरानी ईयर बुक्स में डेविड का नाम मिल गया और पता चला कि वो उनका जूनियर था। पर हैरानी की बात ये थी कि रिकॉर्ड में उसकी एक भी तस्वीर नहीं मिली। सैम ने पूछा कि तू इस डेविड को जानता है क्या? तो जैक ने जवाब दिया कि नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है, पर चेहरा याद नहीं आ रहा। तभी सैम ने एक और सवाल किया, तुझे हमारे बैच की वो लड़की याद है जिसने स्कूल में गलत कदम उठा लिया था? मुंह बनाते हुए जैक बोला कि हाँ, वो तो एक नंबर बेकार सी लड़की थी। वो उस मरी हुई लड़की के बारे में गंदी बातें बोलने लगा, पर उसे ये नहीं पता था कि उस साइबर कैफे के पास वाली टेबल पर खुद डेविड भेस बदल कर बैठा हुआ है और वो उनका एक एक शब्द सुन रहा है। अपनी मरी हुई बहन के बारे में ये गंदी बातें सुनकर डेविड का खून खौल गया, इसीलिए वो चुपचाप उठा और उसने पीछे से आकर जैक को बेरहमी से मार डाला। फिर उसने फोन पर कहा कि मेरी बहन कोई बच्चालन लड़की नहीं थी, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना सैम? जैक की मौत और इन बातों ने अचानक से सैम के दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिए और 15 साल पुरानी एक धुंधली याद उसके सामने फ्लैशबैक की तरह आ गई। उसे याद आया कि स्कूल के दिनों में वो एक दिन गलती से एक पुराने खाली क्लासरूम के पास से गुजरा और खिड़की से झांकने पर उसने देखा कि डेविड और एक लड़की एक दूसरे के बहुत करीब थे। सबसे अजीब बात ये थी कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि डेविड की खुद की सगी बहन थी। सैम ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा और स्कूल छोड़कर दूसरे शहर जाते वक्त उसने ये राज मजाक में अपने दोस्त जैक को बता दिया, लेकिन ये अफवाह आग की तरह फैल गई। जैक ने तो पूरे शहर में ये बात फैला दी थी कि डेविड की बहन अपने ही भाई के साथ गलत संबंध बना रही है और तो और वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। इस झूठी अफवाह और बदनामी से वो लड़की अंदर तक टूट गई और ये दर्द बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो मर गई। अब सैम को समझ आया कि डेविड ने उसे ठीक 5 दिन क्यों दिए, क्योंकि आज 5 जुलाई की तारीख है। उसे एहसास हुआ कि इस पूरी तबाही की जड़ वो खुद है, क्योंकि उसकी फैलाई हुई एक छोटी सी अफवाह ने एक मासूम की जान ले ली। पर उसने ये भी सोचा कि हाँ, गलती मेरी थी, लेकिन मैंने तो बस अपने दोस्त को बताया था। पूरे शहर में अफवाह मैंने नहीं फैलाई, क्या इतनी बड़ी थी मेरी गलती कि मुझे जानवर की तरह पूरे 15 साल बंद कर दिया जाए? यहीं उसे डेविड की वो बात याद आई कि रेत का एक छोटा सा कण हो या भारी पत्थर, पानी में दोनों एक ही तरह डूबते हैं। पूरा सच जानने के बाद मियाँ ने कहा कि अब वजह पता चल चुकी है, तो चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ डेविड हमें कभी ढूंढ ही ना पाए। पर सैम की आंखों में वही आग जलती रही। उसने कहा कि नहीं मियाँ, अब बदला लेना मेरे वजूद का हिस्सा बन चुका है। मियाँ को महफूज रखने के लिए उसने उसे एक हाथ वाले उस वार्डन के पास छुपा दिया, क्योंकि उसका मानना था कि एक हाथ कटवाने के बाद तो वो डेविड का दुश्मन बन गया होगा, इसलिए वो मियाँ की हिफाजत जरूर करेगा। इसके बाद सैम डेविड के आलीशान पेंट हाउस में पहुंचा और सीना तान कर बोला कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैंने तेरी पहेली 5 दिन में हल कर ली, तो अब अपने वादे को निभा। लेकिन डेविड के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि उसने तो हंसते हुए कहा कि तुम कितने बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हारी याददाश्त मिटाने के लिए तुम्हें हिप्नोटाइज किया? तुम वो अफवाह इसलिए भूल गए क्योंकि तुम्हारे लिए वो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। दरअसल जब तुमने मेरी बहन के प्रेग्नेंट होने की अफवाह उड़ाई तो वो सच में ये मानने लगी कि वो शायद प्रेग्नेंट है। डेविड कुर्सी से उठकर करीब आया और उसने कुछ ऐसा कहा कि सैम की पूरी दुनिया ही हिल गई। तुझे क्या लगता है तू और मियाँ आपस में प्यार करते हो? तुम दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि उसी हिप्नोसिस का नतीजा है जो मैंने तुम्हारे ऊपर करवाया था। सैम की सांस गले तक अटक गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि डेविड कहना क्या चाहता है। डेविड मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये रही कि तुम 15 साल तक एक गलत सवाल पूछते रहे। तुम्हारा सवाल था कि इस आदमी ने मुझे 15 साल तक कैद करके क्यों रखा, जबकि असली सवाल ये होना चाहिए था कि 15 साल बाद मुझे जिंदा बाहर क्यों छोड़ दिया। ये कहकर उसने टेबल पर रखा एक गिफ्ट बॉक्स सैम की तरफ सरका दिया।
अब कांपते हुए हाथों से उसने वो बॉक्स खोला जिसके अंदर एक फोटो एल्बम रखी हुई थी। पहले पन्ने पर उसकी पत्नी और 3 साल की छोटी बेटी की पुरानी तस्वीर दिखी। दूसरे पन्ने पर वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। तीसरे पन्ने पर स्कूल पहुंच गई और चौथे में कॉलेज। और जैसे ही उसे आखिरी तस्वीर नजर आई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें मुस्कुरा रही वो लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद मिया थी। डेविड ने सैम से सिर्फ उसकी पत्नी नहीं छीनी बल्कि पूरे 15 साल इसलिए इंतजार किया ताकि उसकी बेटी बड़ी हो जाए। और फिर उसने सैम और उसकी सगी बेटी मिया को हिप्नोटाइज करके दोनों को मिलवाया और एक दूसरे से प्यार करवा दिया। सैम को याद आया कि उसने अपनी ही बेटी के साथ क्या कर दिया। इस खौफनाक सच ने उसके दिमागी संतुलन को पूरी तरह तोड़ दिया। इसीलिए वो चीखने लगा और एक खूंखार जानवर की तरह डेविड पर झपट पड़ा। लेकिन डेविड के बॉडीगार्ड ने उसे उठाकर पटक दिया। अब सैम इतना पागल हो चुका था कि उसने अपने दांतों से उसका कान काटकर अलग कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि गुस्से में वो बॉडीगार्ड उसे मार डाले, क्योंकि अब वो एक पल भी जीना नहीं चाहता था। लेकिन डेविड ने अपनी बंदूक निकाली और गोली सैम को नहीं बल्कि अपने ही बॉडीगार्ड के सर में उतार दी, क्योंकि वो उसे आसानी से मरकर आजाद नहीं होने देना चाहता था। असली मजा तो अब शुरू हुआ है। डेविड ने उसके चेहरे के करीब झुककर कहा कि तुम्हें अभी तक कुछ समझ नहीं आया ना। तुमने मिया को उस वार्डन के पास छोड़ा और सोच लिया कि वो महफूज है, लेकिन वो तो मेरा फैलाया हुआ एक और जाल था। क्योंकि मैंने उसका हाथ जरूर काटा, पर बदले में इतना पैसा दिया कि आज वो मेरा वफादार कुत्ता है। ये कहकर उसने मिया को कॉल करके स्पीकर ऑन कर दिया, जिसमें वो एक मासूम आवाज में कह रही थी कि एक आदमी मुझे कह रहा है कोई बॉक्स खोलने के लिए। मैं क्या करूं? सैम की रूह कांप गई, क्योंकि वो जानता था कि उस बॉक्स में वही एल्बम है, वही सच्चाई छुपी हुई है जो अगर मिया को पता चल गई कि जिस इंसान से वो प्यार करती है असल में वो उसका बाप है, तो उसका सदमा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सैम चीख पड़ा कि नहीं मिया, वो बॉक्स मत खोलना, मैं थोड़ी ही देर में वहां पहुंच रहा हूं। लेकिन इतने में डेविड ने कॉल काट दिया। इसके बाद स्क्रीन पर जो हुआ उससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। 15 साल तक बदले की आग में जलने वाला सैम डेविड के घुटनों में गिर पड़ा। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोया और जूते तक चाटने लगा। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि सच कभी मत बताना मेरी बेटी को, वो मासूम है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं जिंदगी भर तेरा कुत्ता बन के रहूंगा, तू जो कहेगा मैं करूंगा। लेकिन डेविड पर इसका जरा भी असर नहीं पड़ा। सैम को समझ आ गया कि वो उसकी एक नहीं सुनेगा, और तभी उसकी नजर वहां पड़ी एक कैंची पर चली गई। उसने झपट कर वो कैंची उठा ली और डेविड को लगा कि अब वो हमला करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैम ने वो कैंची अपने मुंह में डाली और एक ही झटके में अपनी जबान काटकर फर्श पर थूक दी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि चाहकर भी वो ये घिनौना सच अपनी बेटी को ना बता पाए। ये मंजर देखकर डेविड के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि सैम ने अपने गुनाहों की सबसे भयानक सजा खुद ही खुद को दे डाली। डेविड ने तुरंत फोन उठाकर मिया से कहा कि वो बॉक्स मत खोलना, और फिर उसने खून से लथपथ सैम के कान में धीरे से कहा कि मेरा बदला तो पूरा हो गया, लेकिन अब तू जिएगा किस वजह से। वो खड़ा हुआ और तभी उसकी जेब से वो रिमोट गिर पड़ा जिससे उसका पेसमेकर बंद होना था। सैम ने उठकर फौरन वो बटन दबा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि डेविड तो मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा रहा। असल में वो रिमोट सिर्फ एक धोखा था। उसे दिल की कोई बीमारी नहीं थी, ये सब कुछ एक झूठ था। डेविड चुपचाप बाहर निकलकर बिल्डिंग की लिफ्ट में जा घुसा, और नीचे जाती हुई लिफ्ट में उसे अपनी मरी हुई बहन याद आ गई। फ्लैशबैक में हमें दिखता है कि उसकी बहन नदी के बांध से लटकी हुई थी। डेविड ने उसका हाथ कसकर थाम रखा था। वो रोते हुए उसे ऊपर खींचता रहा, लेकिन वो मुस्कुराकर बोली कि मुझे हमेशा याद रखना, और उसके बाद वो हमेशा के लिए नदी में समा गई। इस याद ने डेविड का सीना चीर कर रख दिया, क्योंकि जो इंसान इतने साल सिर्फ सैम से बदला लेने के लिए जिंदा रहा, वो आज मकसद पूरा करने के बाद अंदर से पूरी तरह खाली हो गया। उसी लिफ्ट के अंदर उसने अपनी बंदूक निकाली और हमेशा के लिए चल बसा। इस घटना के कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सैम ने उसी हिप्नोटिस्ट औरत को ढूंढ निकाला। उसने एक कागज पर लिखकर उसे थमा दिया कि प्लीज मेरी सारी यादें मिटा दो, मैं एक खौफनाक यादें भूल जाना चाहता हूँ। उसकी मायूसी को देखते हुए वो औरत उसकी मदद करने के लिए मान गई। इसके बाद औरत ने अपना पेंडुलम घुमाकर उसे हिप्नोटाइज करना शुरू किया। अब स्क्रीन
स्क्रीन पर एक बेहद खूबसूरत बर्फीली वादी दिखाई दी, जहाँ सफेद बर्फ के बीच में सैम बिल्कुल अकेला और शांत खड़ा नजर आया। तभी मिया उसे हर जगह ढूंढते हुए वहां तक आ पहुंची। वो पीछे से आई और दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा आई लव यू। सैम ने भी उसे गले लगा लिया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, जिससे पता चलता है कि हिप्नोसिस काम कर गया। लेकिन आखिर में वो मुस्कान धीरे धीरे एक भयानक दर्द और आंसुओं भरे चेहरे में बदल गई। उसकी आंखों में छुपा खौफ यही दिखा रहा था कि हिप्नोसिस ने काम नहीं किया और सैम को सब कुछ याद है। वो जानता है कि ये मेरी बेटी है जो मुझे गले लगा कर खड़ी है। इसी के साथ ये अजीबोगरीब खतरनाक फिल्म खत्म हुई। कमेंट्स में जरूर बताना आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।